तो परमाणु की जब सबसे पहले भाई किसी ने बताना चालू करा, वैसे परमाणु की जो थ्योरी है ना, मैं आपको बता दूं, ये परमाणु की थ्योरी अंग्रेज तो कहते हैं कि भाई हमने करी है, ठीक है। पर ये थ्योरी बहुत पहले से ही जो है हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद में मैंने खुद पढ़ी है, ऋग्वेद में मेंशन है, या एक ऋषि कणद थे, ऋषि कणद की थ्योरी थी, उन्होंने बहुत पहले परमाणु की थ्योरी जो है दे रखी थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे अंग्रेजों ने भारत पे अटैक करा, ये 1600 1700 मतलब 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में इनको यहाँ पर बहुत कुछ मिला। तो उसके बाद इनको लगा कि यार हम तो दिमागदार हैं, क्योंकि आप जितने भी अंग्रेज लोग देखोगे और उनके जितने भी आविष्कार देखोगे, चाहे वो भाप का इंजन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे इंक हो, चाहे सिलाई मशीन हो, चाहे कुछ भी हो धरती पे, ठीक है, उसकी खोज 17वीं शताब्दी के बाद ही हुई है, उससे पहले नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर ये बहुत पहले से बहुत ज्यादा हाई फाई दिमाग वाले होते तो उससे पहले भी इनके पास कोई ना कोई खोज होती। पर खैर, अब ये रहे लल्लू लाल, हम लोग आपस में लड़ते रहे या किसी कारणवश हमारे देश में आक्रांता आते रहे, हम लोग उनसे ही जूझते रहे, तो हमारे बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो उन्होंने डिकोड करे, वो लेकर चले गए और उन्होंने अपना ही नाम दे दिए। तो और वहीं पर मैंने खुद पढ़ा हुआ है, ये एक बुक है, इंडिया का जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कहते थे मनुस्मृति, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे क्या है ना, हमारे पुराने और पिछले टाइम की अगर बात करें, तो जब हमारे देशों पे लड़ाइयाँ होती रहती थी, बाहर वाले लोग आक्रमण करते रहते थे, फिर बाद में अंग्रेजों का भी वो हुआ, तो उस चलते हुए उस टाइम पे क्या हुआ कि जो गुरुकुल थे, गुरुकुल संस्थाएं थी, वो बंद कर दी गई। बंद कर दी गई कैसे गई कि भाई कहीं आक्रमण कर दिया, या लोग जो है क्रांति में जुट गए तो उनको टाइम नहीं मिला अपने बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का, या वो पढ़ नहीं पाए। इंडिया में बहुत गरीबी आ गई, इंडिया का बहुत ज्यादा अनाज, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो भारत के ही सैनिक लड़ने जाते थे, भले ही देश कोई भी हो, लेकिन सैनिक भारत के जाते थे। तो यहां से अंग्रेजों ने बहुत सारा अनाज जो है वो दूसरे देशों में या ब्रिटेन में उनको सप्लाई करना चालू कर दिया, जिससे हमारे देश में भूखमरी भी आ गई। और आपको याद भी होगा, कुछ लोग रविवार का व्रत रखते थे। रविवार का व्रत इसलिए नहीं रखा जाता था कि कोई भाई इससे कोई भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे या कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारे देश में एक वो थे जिनको हम बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अब तुम कहोगे शायद आपको ये भी नहीं पता, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोला था कि भाई हम इंडियंस है, अपने देश के लिए इतनी तो मैनेज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अन्न नहीं है, ठीक है, तो हम एक टाइम का जो है खाना जो है छोड़ सकते हैं, या एक दिन का हम उपवास रखना छोड़ देते हैं। तो तब से जो है एक ट्रेडिशन बन गया था कि रविवार के दिन लोगों ने खाना छोड़ दिया था। तो ऐसी ऐसी स्थिति हमारे भारत ने देखी है कि खाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में लोगों के पास खाना जुटाने के लिए ही टाइम नहीं रहता था, तो बाकी पढ़ाई लिखाई करने का जो उच्च स्तर की पढ़ाई है वो कर ही नहीं पाते थे। तो इस बीच क्या था कि जर्मन के एक वो थे स्कॉलर, उसका नाम उनका नाम था मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने जो है बेसिकली क्या काम करा कि अ, संस्कृत पढ़नी सीखी, वो सीखी इंडिया से ही होगी, चाहे नालंदा से या कहीं से भी, ठीक है। उन्होंने संस्कृत पढ़नी सीखी और संस्कृत उनको थोड़ी बहुत आ गई। तो अगर आप किसी कंट्री पर मान लो रूल करना चाहते हो या किसी को कब्जा में करना चाहते हो, तो एक तो तरीका होता है कि आप सीधा हथियार उठाओ और उन पर आक्रमण कर दो, मार दो और भाई वहां पर मतलब जीत जाओ। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारा जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन, मनुस्मृति जो हुआ करता था, तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने कुछ श्लोक्स जो हैं वो चेंज करा दिए। और जब वो कुछ श्लोक चेंज कराए, तो वो ऐसे श्लोक थे जो हमें डिवाइड करता था। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण शूद्र के बीच में लड़ाई करवा दी, ब्राह्मण राजपूतों को के बीच में लड़ाई करा दिया, राजपूतों को या तो क्षत्रिय, राजपूत मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय और शूद्रों के बीच में ऐसे किए, इनको ऐसा मानते हैं वैसा मानते हैं, जबकि आज तक भी ऐसा नहीं होता है। वो अलग बात है कि लोग जो है पढ़ पढ़ के या इंडिया में जो है धीरे धीरे जातिवाद बढ़ गया जब बाहर के लोग हमारे पास आए आक्रमण करने। अदरवाइज हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो कास्ट वर्ड है ये एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता हो कि भाई हम लोगों की जाति अलग है और हम लोगों को बांट दिया गया या हम अलग अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब एक ही हैं, ठीक है। इंडिया में जो भी आदमी है, जो भी रहते हैं, सब एक ही है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ, मैं कोविड के टाइम पे मनुस्मृति पढ़ने बैठ गया और उससे पहले मेरे कुछ दोस्त थे, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो सो कॉल्ड स्कॉलर थे। तो उन्होंने हमेशा ही मुझे ये बताया
कि यार तो पता है तुम्हारे वेदों में तो ये लिखा हुआ है, यार तुम्हारी मनुस्मृति में तो ये लिखा हुआ है, तुम तो मनुवादी हो, तुम लोग तो बेकार हो, ये है, वो है। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने सोचा कि चलो यार बेकार चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो जब मैं बेकार चीज़ को पढ़ने लगा, तो मेरी ना आँखें खुल गई वहाँ पे। हम लोग जब हिंदी मीडियम में, आप भी हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हो, आपने हिंदी पढ़ी होगी बेटा। और जब आपने हिंदी पढ़ी होगी ना, तो हिंदी में संदर्भ, भावार्थ, गद्यांश हुआ करता था। तो हम लास्ट में जब गद्यांश प्रसंग लिखते थे, फिर संदर्भ लिखते थे, फिर भावार्थ लिखते थे, लास्ट में लिखते थे शैली। क्या लिखते थे? शैली लिखते थे। यानी किसी बात को करने की एक शैली होती है। जैसे अगर मैं, ठीक है, कुछ चीजें आपको बताता हूं, आपके फ्यूचर के लिए मोटिवेट करता हूं, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो जैसे गीता जी भी ऐसे ही बोलते हैं, गीता जो भागवत गीता है वो भी ऐसे ही, उसका भी एक बताने का तरीका है, ठीक है। तो उस तरीके को शैली बोलते हैं। और वो शैली होती है उत्थानात्मक शैली। उत्थानात्मक शैली का मतलब समझते हो? कि मैं आपको ऐसा कुछ बात बता रहा हूं जिससे आपके जीवन में कल्याण हो। तो दिस इज कॉल्ड उत्थानात्मक शैली, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग आपस में बात करते हैं, और आपस में बात कर रहे हैं कि यार देखो इस कुत्ते को कोई नीचे किसी ने लठ मार दिया, अब बेचारा कुत्ता रो रहा है, बहुत चोट लग गई होगी, यार देख कुत्ते के मुंह से खून निकल रहा है, यार पानी पिला दो। जब हम अपने जीवन शैली, मतलब जीवन चक्र में ऐसी चीजें देखते हैं कि किसी की पीड़ा देख लेते हैं, और उस पीड़ा को समझने लगते हैं कि यार हम भी अगर होते इसकी जगह पर तो हमें भी बहुत दुख हो रहा होता। तो जब हम किसी की फीलिंग समझते हैं, तो उसको बोलते हैं करुणात्मक शैली, ठीक है। तो अब यहाँ पर करुणात्मक शैली वाली बात आ गई कि ठीक है सर, ये तो करुणात्मक शैली का पता लग गया। एक बात होती है, जैसे कभी-कभी आप आपस में बात कर रहे होते हो, ठीक है? तो आपस में जब आप बात कर रहे होते हो, तो 2 दोस्त जब बात कर रहे होते हैं पुराने टाइम की, कि तुझे याद है 2011 में क्या हुआ था? भाई तेरे को याद है वो, उसमें से हम जुगाड़ में जाते थे स्कूल में, और फिर स्कूल में से मैं इधर साइड में खड़ा था, एक बार मैं गिर गया था लेकिन मेरे को चोट नहीं लगी थी। और तुझे पता है मैं एक बार छत से भी गिर गया था। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ यार यार पता है पता है। भाई तेरे को याद है ना 2 दिन बाद होश आया था तेरे को? तो अब जब हम ये सारा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये था में चला गया। तो इस शैली को बोलते हैं इतिहासात्मक शैली, जब हम पुरानी बातों पर वो कर रहे होते हैं। और अगर हम किसी चीज पर विचार करें, यार ये पेन है, ये कितने दिन चलेगा, ठीक है, ये कौन सी कंपनी का होगा, इससे क्या करते हैं, तो हम विचार कर रहे हैं। तो इस कन्वर्सेशन को हम बोलेंगे विचारात्मक शैली। तो जब मैं ओवरऑल मनुस्मृति को पढ़ने लगा, तो मनुस्मृति जब पढ़ रहा था मैं, तो मुझे पता था कि मनुस्मृति का जो शैली है, दिस इज कॉल्ड उत्थानात्मक शैली। और उसमें अगर किसी चैप्टर में मान लो 100 श्लोक हैं, तो 100 श्लोक में से 95 श्लोक बिल्कुल करेक्ट होते थे। मतलब अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा। बट 5 श्लोक ऐसे होते थे, जो ऐसा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिवाइड वाली बात करते थे। फिर जब आप और संशोधन पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो जो 5 श्लोक थे, वो पहले से मनुस्मृति के अंदर नहीं थे। वो बाद में ऐड करा गया ताकि हम लोग लड़ाई करें, हम लोग कास्ट में बढ़ जाएँ, हम लोगों के बीच में द्वेष फैल जाए। और फिर धीरे-धीरे सोसाइटी में वो चीज़ फैलती गई, और फिर हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बनता गया। तो मनुस्मृति वो बुक थी जिसने मुझे सबसे पहले ये बताया, ठीक है, कि ये जो हमारी पलक झपक रहे हैं ना, हम पलक झपक रहे हैं, इसको बोलते हैं निमेष, ठीक है? और कुछ निमेष को जब ये मतलब जैसे यूनिट होती है ना, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वर्ष, इस तरह से होती है। ऐसे ही मैंने सबसे पहले ये बताया कि हम लोग इतने सिस्टमैटिक तरीके से बनी हुई है हमारी बॉडी, ठीक है? कि हमारी आँखों के मीचने से उन्होंने टाइम कैलकुलेट करा। टाइम कैलकुलेट करके ये बताया कि एक दिन में इतने घंटे, इतनी रात हो, मतलब एक दिन रात में इतना टाइम होता है। अच्छा, उनको ये भी पता था कि स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने कैलकुलेट करी थी। हम तो सीधा लिख देते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उन्होंने तो कैलकुलेट करके बताई थी भाई, 3 गुणा 10 की घात 8 होता है मीटर प्रति सेकंड। अब सोचो, पूर्वज जो लोग हैं हमारे, कितने एडवांस लोग हैं, कितने एडवांस लोग रहे होंगे, कितने बड़े लेवल पे वो स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करते होंगे। उन्होंने बॉडी को समझा होगा कि बॉडी के आंख मीचने तक से भी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो दिन रात का। ये पता कर सकते हो कि एक साल में कितनी दिन रात होते हैं। आपको लगता है कि इतने महान शास्त्र को, जो आज के टाइम पे सो कॉल्ड पॉलिटिक्स या कुछ भी कह लो, उनमें ये बात मतलब वो लोग जो इतने हाई लेवल की बात सोचते होंगे, वो ये बात सोचेंगे कि भाई तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, और इनके बीच में लड़ाई करवा दो। हम ऊंचे हैं, तुम नीचे हैं। तो मुझे ये पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि ये चीजें बाहर के देशों की, जो मतलब जो भी है, मतलब उसमें बाद में मिक्स करी गई है। और फिर एक राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनकी मैंने मतलब संशोधित संशोधित मनुस्मृति पढ़ी थी। तो उनके बाद मुझे पता लगा कि मैं सही दिशा में ही बात कर रहा था।
तो कोई भी देखो, आप लोग यहाँ पर किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हमेशा कुछ चीजों के लिए जो साइंटिफिक चीजें ठीक होती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज उस लेवल पर तुम क्या, हमारे पिताजी पिताजी उनके पिताजी भी नहीं सोच पाते पाए थे। ठीक है? तो इसीलिए बहुत आसानी से किसी को कहना, मैं बहुत देखता रहता हूँ कि आज के टाइम पे पोलराइजेशन इतना हो गया है कि लोग बंटते जा रहे हैं कि भाई हम जाट हैं, भाई हम ब्राह्मण हैं, भाई हम क्षत्रिय हैं, भाई हम मुस्लिम हैं, भाई हम ये हैं, हम अहमदी हैं, भाई हम तो शिया हैं, भाई हम सुन्नी हैं, और इनकी अलग ही कहानी चल रही होती सबकी। तो डिवाइड जितना आप होंगे, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं है, बस यही दिखाना है कि हम बड़े हैं। बट ये जो आया है हमें डिवाइड करने वाला रूल, क्योंकि हम लोग अगर डिवाइड रहेंगे तो हम जो है आपस में लड़ाई करते रहेंगे, और अगर हम आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो हमारी कंट्री जो है ना, इसी चीज में उलझी रहेगी कि भाई अच्छा, भाई ये जो है ना, ये कानून इनको पसंद नहीं आया, ये कानून उनको पसंद नहीं आया, ये कानून उनको पसंद नहीं आया, आपस में लड़ाई होती रहेगी, डेली आगजनी होगी, ठीक है, दंगे होंगे, फसाद होंगे, और एक तरह से इसको हम एक तरह से छोटा सा सिविल वॉर ही कह सकते हैं। और जब बाहर की कंट्री हमें देखती होगी तो कहती है तो साले मर जाएं, खुद ही मर, इनको इनके इनके तो बनाए रखा है डिवाइड एंड रूल, इनके तो दिमाग में घुसाया हुआ है हम लोगों ने ये चीजें, अब मरे साले। और हम उसी चीज को धीरे 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 हम उसी, मतलब जो उन्होंने बनाया था उसी हिसाब से हम बढ़ रहे हैं आगे, और हम बड़े प्राउड से फील कहते हैं, नहीं भाई मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ये हूं। आजकल तो कुछ भी नारे चल रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी बांध रहा है, किसी को ये डिफरेंस नहीं पता कि भाई भगवान क्या है, नॉर्मल आदमी क्या है, उससे ऊपर मतलब सब कुछ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से बस एक ही चीज मैं बोलूंगा, सबसे पहले हम लोग जितने भी भारत में रहने वाले हैं सबके सब एक ही हैं, भारतीय। ठीक है? तो चीजों का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, और जिन चीजों से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले मैं भी सोचता था कि सच में मनुस्मृति खराब बुक होगी, फिर मैंने पढ़ा और मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत बहुत जीनियस वाली बात है, ये नॉर्मल आदमी क्या, तुम सोचो यार, नॉर्मल आदमी के समझ में आ जाएगी क्या मनुस्मृति, स्पीड ऑफ लाइट। अब जो बेचारा इंसान सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, मजदूर आदमी है, रिक्शा चला रहा है, उसको बेचारे को 300 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी करनी होती है, अपना भी पेट भरना होता है, अपने बालक का भी पेट भरना पड़ता है, मतलब परिवार का पेट भरना होता है। अब उसको कोई ये कह देगा भाई हाँ मनुस्मृति खराब है, हाँ हाँ भाई सही कह रहा है, खराब है, चलो हो जाओ इकट्ठे सारे, युद्ध चलो भाई, नारेबाजी कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा भाई वो बहुत ऊपर की चीज है, तुम्हारी पुश्तें लग जाएंगी उसको समझने में। आज तक भी देख लेना, ये मैं बहुत प्राउड के साथ फील करता हूं कि आज तक भी अगर हम कहीं भी क्वांटम लेवल की बात करें या भाई स्पेस साइंस की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो हम इंडियंस की ही बुक को पढ़ा जाता है। ठीक है? इसके लिए आप लोगों को भी प्राउड फील करना चाहिए कि अगर हम इतने ही खराब हैं, इतने ही बेकार हैं हम लोग, तो फिर हमारे टेक्स्ट क्यों, बाकी के टेक्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि बाकी के टेक्स्ट वहां तक पहुंचते भी नहीं है। और यहां पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में कहां-कहां से चीजें उठाई गई हैं। असल में नील बोहर की बात ये थी, जब नील बोहर मॉडल मॉडल आया, तो नील बोहर मॉडल जो है, नील बोहर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऋग्वेद के से ट्रेसेस लिए और ऋग्वेद से ही जाना कि भाई परमाणु जो है वो किस प्रकार का होता है, और वो 100% तो नहीं जान पाए, मतलब थोड़ी बहुत तो उनके अंदर भी कमी रह गई। लेकिन ठीक है, लेकिन हुआ क्या बेसिकली कि इनको बहुत सारा चीजें पता लग गई। आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप लोग मानोगे कि हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग जो परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और क्योंकि स्टार्टिंग में जे जे थॉमसन आए थे, तो जे जे थॉमसन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन एक कण है, और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी तो उनको नोबेल प्राइज मिल गया, जे जे थॉमसन को। फिर उनके बेटे आए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण भी नहीं है, ठीक है, वो एक वेव है, तरंग है। उनको भी जो वो मिल गया, क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज मिल गया। फिर उनके बेटे आए, ये पीढ़ी ऐसी चलती रही। फिर एक कहता है कि इलेक्ट्रॉन कण भी है और इलेक्ट्रॉन वेव भी है। फिर एक और पीढ़ी आई, वो कहती ना तो इलेक्ट्रॉन कण है ना कोई वेव है। तो ये जो एडवांस थ्योरी है जितनी भी थी, जब आप भगवत गीता को ट्रेस करो, मतलब वो करोगे, एक तरह से समझोगे और उनके श्लोकों को सही तरह से साइंटिफिक लेवल पर अगर आप उसको डिटेलिंग करोगे, तो आपको वही पार्ट मिलेगा जो आपका एग्जैक्टली आज के टाइम पर है।
पर क्योंकि हम लोग ये अंग्रेजी कह लो या भाई मॉडर्न साइंस का इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी आप आगे चलोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके धीरे-धीरे पहले थॉमसन गलत हुए, फिर चलो रदरफोर्ड का तो एक एक्सपेरिमेंट था, वो कहीं सीमा तक ठीक था, कहीं तक गलत था। बोहर मॉडल आएगा, वो फिर गलत होगा। आगे चल के ये भी जाएगा तो और मॉडल होगा। तो अब जो रिसेंटली चल रहा है वो है श्रोडिंगर वेव मॉडल और शायद उससे भी ऊपर की कहानी होगी। मगर मेरे को श्रोडिंगर वेव मॉडल इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उसको, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या पता अभी एडवांस और चला गया हो चीजें। तो कभी-कभी आपने सीरियल में या नाटक में या किसी तरीके से ऐसा देखा होगा, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान जो है एक सागर में लेटे हुए हैं, ठीक है? और उनके नाभि से एक कमल की पंखुड़ी खुलती खिलती है और कमल की पंखुड़ी पर जो है ब्रह्मा भगवान विराजमान है और ब्रह्मा भगवान जो है बेटा वो क्या करते हैं, विष्णु जी की परिक्रमा करते हैं। और एक और बात कही गई है कि ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और शिव भगवान के कंपैरिजन में उनकी पावर जो होती है वो कम होती है और विष्णु भगवान और शिव भगवान की पावर जो है वो लगभग सेम होती है। और ये भी माना गया है कि ये तीनों भगवान इस तरीके से कैटेगरी में मतलब बनाए गए हैं कि जो ब्रह्मा भगवान है वो जन्मदाता है, ठीक है? वो चीजों को क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटर है, ठीक है? शिव भगवान जो है वो डिस्ट्रॉयर है, वो चीजों का नरसंहार करते हैं, चीजों को खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और विष्णु भगवान है कि वो बैलेंस बना कर रखते हैं, वो प्रकृति के संचालक हैं या भाई वो सबको बैलेंस बना के रखते हैं, मतलब ठीक है, साथ लेकर चलते हैं। अब इस कहानी को हम थोड़ा-सा रिलेट करते हैं इस तरीके से कि जब मैंने आप लोगों को ये बताया कि जरा देखो भाई, कि कमल की पंखुड़ी पर ब्रह्मा भगवान विराजमान है और भाई जो विष्णु भगवान है वो समुद्र की उस पे लेटे हुए हैं। आप सोच कर देखिएगा बेटा, रिलेट करके देखिएगा, इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं होगा, सपोज किस तरीके से, अगर मान लीजिए मेरे पास ये चीज कोई ठोस पदार्थ है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। मानते हो ये बात, पिघल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसको और हीट करूंगा और हीट करूंगा और हीट करूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं गैस को भी और ज्यादा गर्म करूंगा और ज्यादा गर्म करूंगा तो हो सकता है कि गैस के अंदर के जो बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन के बीच एच एच सिग्मा बॉन्ड होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड टूट जाएंगे। और हीट दूंगा और गर्म करूंगा तो हो सकता है कि उन परमाणुओं के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दूर हो जाए। फिर और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा तो मान लीजिएगा कि भाई अभी नाभिक भी नहीं बना है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी टूट गए हैं। तो दुनिया में सब कुछ इतना हाई टेम्परेचर है, सपोज करिए, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घर्षण जरूर पैदा हुआ होगा। अगर कुछ भी चीज है, थोड़ा बहुत घर्षण पैदा हुआ होगा, चाहे हवा में ही हो, चाहे कुछ भी ना हो, मतलब स्पेस में ही घर्षण पैदा हुआ होगा। आप लोग समझते होंगे बेटा, अगर हम, अब मैं बेसिक बात से समझा रहा हूँ, बेसिक लाइफ से। अगर मान लो मैं इसको रब करता हूँ, इसको मैं ऐसे रगड़ता हूँ, अगर मैं ऐसे रगड़ता हूँ और बेटा धूल के कणों के पास लेकर जाता हूँ या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाता हूँ, तो ये क्या काम करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसको कहते हैं इस छड़ पर आवेश आ जाना, ठीक है? और ये अपने विपरीत आवेश को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट? अब हुआ कुछ ऐसा कि दुनिया में इतना हाई टेम्परेचर था कि कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। सबसे पहले एक चार्ज आया और हमें यह भी नहीं पता कि वो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, पर अभी हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज था। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, तो कभी भी दुनिया में भगवान ने कभी एक चीज को मोनोपोली नहीं बनाया है। जैसे एक लड़का बना है, एक लड़की बनी है, एक इंसान बना है, एक औरत बनी है, ठीक है? कुत्ता बना है, कुतिया बनी है, गाय बना है, बैल बना है, भैंस बना है, झोटा बना है, ठीक है? हर चीज सिमेट्रिकल तरीके से बनी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कुत्ता बना है और कुत्ते का बाप बना है। माँ भी होगी, पक्की बात है। ठीक है? तो अब हुआ क्या, सबसे पहले जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो उसके चारों तरफ जो घूमने लगा एक और नेगेटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा। ऐसा कोई एक स्पीशीज बताओ जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूम रहा हो। वो क्या हो सकता है? अंदाजा लगाइए। वो है हाइड्रोजन एटम। और आज भी आप गूगल कर लो, आप डेटा उठाकर दिखा लो, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा, जो सबसे प्रथम एलिमेंट धरती पर आया है, दुनिया में आया है, यूनिवर्स में आया है, वो हाइड्रोजन एटम ही है। सबसे पहला एटम हाइड्रोजन एटम है। अब भाई ये बात तो हम मान गए कि भाई हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रथम आया, लेकिन भगवान को पूरी सृष्टि चलानी है। भगवान सोच रहा है कि हाइड्रोजन से काम नहीं बनेगा,
हाइड्रोजन के बाद मुझे हीलियम भी बनाना है, हीलियम के बाद मुझे लिथियम भी बनाना है, लिथियम के बाद मुझे बेरिलियम भी बनाना है, बोरोन भी बनाना है, कार्बन बनाना है। और जब ये बनेंगे तभी कुछ होगा। अब भाई भगवान को तो बहुत सारे काम करने हैं। अब भगवान जैसे हाइड्रोजन से हीलियम पर आया, लिथियम पर आया, तो अब उसको नाभिक के अंदर एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखने हैं। क्या रखने हैं? एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखने हैं। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ते आए हैं कि जब एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में धनावेश, धनावेश, धनावेश के बीच में क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बेटा नाभिक स्टेबल नहीं होगा। मानते हैं यह बात? अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। इतने सारे नाभिक हैं, उन नाभिकों में इतने सारे प्रोटॉन हैं, वो प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए। इसका मतलब नाभिक स्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो फिर भगवान ने क्या काम करा। आप लोगों ने बचपन में ऐसे देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा ये दो चुंबकें हैं, मैं चुंबक के हिसाब से समझाऊंगा, ऐसे ही मैं विद्युत के हिसाब से भी समझाऊंगा। आपने देखा होगा कि बेटा अगर ये चुंबक है और ये चुंबक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये भी एक चुंबक है और ये भी इसके चारों तरफ भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। जब बचपन में हम इनको पास-पास लाते थे तो कट देसी टक बोलते थे और ये आपस में जुड़ जाती थी। इवन वो 20-25 रुपए वाली मैग्नेट अभी भी आती होंगी किसी शॉप पर, ठीक है? तो भाई ये आपस में जुड़ जाती थी, बहुत स्ट्रांगली जुड़ती थी, बहुत मजबूती के साथ जुड़ती थी। लेकिन बचपन में ही हम एक गेम और करा करते थे बेटा, कि जब हम एक मैग्नेट को नीचे रखते थे और दूसरी मैग्नेट को ऊपर रखते थे और नीचे वाली मैग्नेट को अगर खिसकाते थे तो ऊपर वाली मैग्नेट भी खिसक जाती थी। नीचे वाली मैग्नेट को खिसकाते रहते थे, ऊपर वाली मैग्नेट भी खिसकती रहती थी। याद है बेटा ऐसा करते थे बचपन में? ठीक है? आप कहोगे हाँ जी सर, करते तो थे। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब दो मैग्नेटों के बीच में कोई पदार्थ आ जाता है, कोई भी पदार्थ, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे वो किताब हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है, दो मैग्नेट के बीच का जो आकर्षण बल है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। अर्थात चाहे आकर्षण हो, चाहे प्रतिकर्षण हो, अगर दो चीजों के मध्य आप आ जाओगे, कोई भी चीज आ जाएगी, तो उनका जो बल है वो कम हो जाएगा। अब तुरंत भगवान ने सोचा कि भाई चलो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को बहुत सारों को रखना है एक साथ, तो अभी एक काम कर देता हूं, मैं एक नया पार्टिकल बना देता हूं। चलो ले भाई, जो बन गया एक और पार्टिकल, न्यूट्रॉन। अब आपने देखा होगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। जैसे ही हीलियम पर आओगे, लिथियम पर आओगे, बेरिलियम पर आओगे, बोरोन पर आओगे, कार्बन पे आओगे, अब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन आने चालू हो गए। आज तक भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से फीलिंग लेना कि बात तो सही कह रहे हैं मास्टर जी। जब साला हाइड्रोजन के अंदर है ही एक पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिपल्शन किससे करेगा? वो प्रतिकर्षण किससे करेगा? और जब प्रतिकर्षण करेगा नहीं, तो न्यूट्रॉन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई भगवान को? तो हीलियम के अंदर जैसे ही आप जाते हो, वहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो उनके बीच में, अब उनके बीच में घुसने के लिए, उनके प्रतिकर्षण को कम करने के लिए न्यूट्रॉन आने लगे। फिर आगे और जाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के चार्ज के बीच में और ज्यादा बेटा धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो और न्यूट्रॉन आने लगे हैं। तो अब यहां से हमने क्या सीखा? आधे बच्चों को तो ये लग रहा था कि पॉजिटिव पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये सारा न्यूट्रॉन का क्या काम है, इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या जरूरत पड़ रही है इसकी? अब आपको शायद आज समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन का काम क्या है। न्यूट्रॉन का काम है नाभिक को स्टेबल बनाए रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? नाभिक को स्टेबल बनाए रखना। और आज मैं आज को वो जो ये लेकर आए थे, जहां से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, विष्णु पुराण में भी ये मेंशन है कि जो मैंने स्टोरी स्टार्ट करी थी कि भाई कमल की पंखड़ी पर ब्रह्मा भगवान विराजमान है, बीच पे सेंटर पे विष्णु भगवान विराजमान है, राइट? अब इसको मैं रिलेट करता हूं। एक परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? धनावेश। मानते हैं यह बात? एक परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? धनावेश। तो जो नाभिक है या नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन्स है, नाभिक है, वो क्या होगा? वो एक तरीके से विष्णु भगवान ही मौजूद है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ या नाभिक के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रह्मा भगवान है। अब इसको ऐसे नहीं मानूंगा, अभी मैं आपको बेटा प्रूफ के साथ दूंगा, ऐसे नहीं बोलता मैं कोई भी चीज कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रह्मा भगवान है। और देखिए, यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा, इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, एक परमाणु से अगर एक कोई अणु बनाना है,
एक अणु से अगर कोई बहुलक बनाना है, एक बहुलक से कोई आप सेल बनाना चाहते हो, सेल समझते हो ना, कोशिका वगैरह वो वाला सेल, ठीक है? आप सेल बनाना चाहते हो, आप कुछ भी बनाना चाहते हो, आप एक मेरे जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, आप इस जैसा बोर्ड बनाना चाहते हो, आप कुछ भी चीज क्रिएट करना चाहते हो, बिना बॉन्ड फॉर्मेशन के वो चीज प्रोसीड हो ही नहीं सकती। और बॉन्ड फॉर्मेशन का अर्थ क्या हो गया भाई? बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया? या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। और सहसंयोजक बॉन्ड हो, चाहे उपसहसंयोजक बॉन्ड हो, चाहे बेटा आपके पास आयनिक बॉन्ड हो, हर एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की सहायता से बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी नई चीज के निर्माण करने में हेल्प करता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ब्रह्मा भगवान का किरदार निभाता है। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात में लॉजिक है, ऐसा नहीं है लॉजिक नहीं है। अब यहां पर क्या है कि जो नाभिक है हमारे पास, नाभिक के अंदर है पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों ने प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में सुना होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है? जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधे रहते हैं परमाणु के भीतर। उसी की वजह से दो परमाणुओं के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, साझे के इलेक्ट्रॉन, वो भी बंधे हुए रहते हैं। यानी इस समस्त संसार में आप कुछ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो, कुछ भी डिसोसिएशन करते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, रहना चाहते हो, आपको बेटा जी इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी होगी नाभिक के साथ। तो वो जो पालन करता है वो कौन है? विष्णु भगवान। इसीलिए मैंने प्रोटॉन को विष्णु भगवान कहा। और जो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल लगता है। कूलाम के नियम से, जिसका मान होता है 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, पढ़ा होगा। बात में लॉजिक है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत बल है, वो कमल की पंखड़ी को दर्शाता है। और देखिए, अब मैंने कहा था कि शिव भगवान जो है वो संहारक है। क्यों कहा था, रीजन समझिएगा। अगर मैं न्यूट्रॉन को शिव भगवान कंसीडर कर लूं, क्योंकि शिव भगवान ऐसे भगवान है जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो न्यूट्रल है। अर्थात उनकी पूजा देवता भी करते हैं, उनकी पूजा असुर भी करते हैं, ठीक है, राक्षस लोग भी करते हैं। तो वो न्यूट्रल है, इसीलिए उनको हमने पहली चीज तो ये मान लिया। फिर हमने ये देखा कि अगर मान लो इस दुनिया के सारे परमाणुओं में से मैं सिर्फ न्यूट्रॉन को निकाल दूं, मैं सिर्फ न्यूट्रॉन को निकाल दूं, बाकी कुछ छोड़ो ही मत। अगर मैंने सारे परमाणुओं में से सिर्फ न्यूट्रॉन को निकाल निकाल दिया ना, तो भाई साहब पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन्स के बीच में इतना भयानक रिपल्शन होगा कि नाभिक बचेगा ही नहीं। और जब नाभिक नहीं बचेगा, परमाणु नहीं बचेगा, परमाणु नहीं बचेगा, अणु नहीं बनेगा, अणु नहीं बनेगा, कोई बहुलक नहीं बनेगा, बहुलक नहीं बनेगा, कोई ऊतक, कोई टिश्यू, मैं, गधा, ठीक है, कुत्ता, घोड़ा, कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं पावरफुल चीज है। अब बात यह भी आती है कि विष्णु भगवान और शिव भगवान जो है उनकी पावर लगभग बराबर है, पर ब्रह्मा भगवान की पावर कम है। सबने सुना भी होगा और सब जानते भी होंगे। इसके पीछे कारण है द्रव्यमान, पावर, एनर्जी, शक्ति के बारे में। हम लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान, अभी मतलब प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी यही होता है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। अब दोनों का बेटा द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। अब दोनों का द्रव्यमान समान है, E बराबर mc स्क्वायर के हिसाब से क्या हो गया भाई? E बराबर mc स्क्वायर के हिसाब से क्या हो गया? दोनों की एनर्जी बराबर है, पावर बराबर है। लेकिन वहीं पर जब हम ब्रह्मा भगवान की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1, 9.1 गुणा 10 की घात -31। अब -31 और -27 में -31 ज्यादा छोटा मान है, तो जिसका द्रव्यमान ही छोटा है उसकी पावर भी छोटी है। लो, हो गई बात।